अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 171 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटे कंप्लीट करवा दिया। हमने देखा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या स्टेट है, कब वो आता है, और एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो रिवर्सेबल है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। वन बाय वन हर चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी और इन द एंड आपके पास क्विक चेक 8.2 दिया गया था अबाउट इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने आप लोगों का करवा दिया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 8.5 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे बेटे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। बुक का पेज है 171, टॉपिक है हमारा 8.5 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। The equilibrium should be studied when the following conditions are fulfilled. Number one, the state of equilibrium only applies to reversible reactions. Number two, the equilibrium can be established if the reaction vessels is closed. No part of the reactant end product is allowed to escape out. छोटा सा टॉपिक है, जस्ट 2 to 3 लाइंस हमारे पास है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम में, कोई भी हम सिस्टम देख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट है बेटे वो कब आएगा, उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए इक्विलिब्रियम, मतलब वो कंडीशंस ऐसी कौन सी हैं जो मस्ट होंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देयर आर 2 कंडीशन जो कि इक्विलिब्रियम के लिए फुलफिल्ड होना कंपल्सरी है। नंबर 1 हमारे पास उसमें क्या आता है, बल्कि 3 हैं, आपकी बुक में 2 लिखे हैं लेकिन एक्चुअल दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। 1 2 आपकी बुक में लिखी है लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, एक्चुअली ये कितनी है, दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 यहाँ पे कंडीशन क्या है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली अप्लाइज टू रिवर्सेबल रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ रिवर्सेबल रिएक्शंस पे हम इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं। इरिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो क्या हो गया कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सेबल रिएक्शंस पे अप्लाई होता है। ये पहली कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम के लिए, किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रहा हो बेटे, वो क्लोज्ड वेसल में हो रहा हो। कहाँ हो रहा हो, क्लोज्ड वेसल में, जहाँ से ना तो कोई चीज़ अंदर आ सकती हो, ना चीज़ वहाँ से कोई है इस्केप कर सकती हो, बाहर जाती हो। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पार्ट जो है वो इस्केप ना कर सके, बाहर ना निकल सके उस सिस्टम में से। तो इन शॉर्ट हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया कि सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कंटेनर है यानी कि जो वेसल है जहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि बेटे यहाँ पे एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी है, वो क्या है कि उसी को आप थर्ड की फॉर्म में बना लेना। मैंने आपको देखो, जैसे ये आपकी बुक में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमारी कोशिश, बात वही है, बात सिंपल है, लेकिन बेटे मैं साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप बजाय इसके कि 2 नंबरिंग दो, आप 3 नंबरिंग दो। अब एक स्टूडेंट है उसने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक स्टूडेंट है उसने 3 पॉइंट लिखे हैं, तो अल्टीमेटली मैं 3 वाले को ज़्यादा नंबर दूंगी। उसने 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं, इसका मतलब है उसके पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और उसका दिमाग भी खुला है, उसको पता है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू, किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किस तरह से उसको उसने लिखना है, राइट किस तरह करना है। तो जाहिर सी बात है उसके नंबर ज़्यादा ही आएंगे ना। तो आप क्या करोगे, पहली कंडीशन तो आप लोग यही लिख दो कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड में आप लोग क्या लिखोगे कि वेसल जो है वो आपका क्लोज होना चाहिए। और तीसरा आप क्या लिखोगे कि नो पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज़ अलाउड टू इस्केप। ये जो आपने ये लिखा हुआ ना थर्ड पॉइंट के बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, नो पार्ट, इसको आप लोगों ने क्या बना लेना है, थर्ड पार्ट बना लेना है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ ली, हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली जिसमें क्या है कि वो हमारी कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए। नीचे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होगा जब आपका कोई भी वेसल जो है वो क्या होगी, क्लोज होगी। ये चारों साइड से क्लोज है।
जबकि ये क्या थी बेटे, क्लोज नहीं थी, ये ओपन थी। तो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो क्या कर गए हैं, इस्केप कर गए हैं। और यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो सब के सब जो हैं वो अंदर हैं। रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CaCO3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को उन्होंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, CaO जो प्रोडक्ट है उसको ग्रीन कलर से, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्रे कलर से जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये देखें, अगर आपको स्क्रीन पे मैं इनलार्ज करके दिखा रही हूँ। अब देखो, ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये चीज़ें सब नीचे हैं। और गैस जो है वो, गैस के मालिक्यूल जो है वो हमेशा इन मोशन होते हैं, आपको पता है। तो इसलिए जो है इनकी मोशन जो है वो रैंडम जो है वो मोशन है। अगर हम अपनी दूसरी पिक्चर पे जाते हैं तो ये आपको एक ओपन वेसल दिखाई गई है, क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है, जो CO2 बना है, वो गैस फेज में था, तो वो सारे के सारे वहाँ से क्या करके, इस्केप करके, ठीक है। जब इस्केप कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो बेटे नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए इसका क्लोज होना ज़रूरी था। ये CO2 के मालिक्यूल्स थे, ये गैस फेज में थे। जब ये ओपन हुआ तो ये बनने के बाद सारे के सारे जो है वो वहाँ से इस्केप कर गए। तो ये ओपन कंटेनर है, ओपन वेसल है, यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी भी ये नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया। ये आपने अगले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में आपने इनकी एग्जांपल्स भी लिख देनी है। ऐसे एग्जांपल को ड्रॉ भी कर लेना और एग्जांपल इनकी लिख भी लेना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपका टॉपिक है 172 पेज है। टॉपिक हमारा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के करेक्टर्स क्या हैं वो हमने पढ़ने। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर एज फॉलोज। At the stage of chemical equilibrium, the concentration of reactant and product remain constant. Number two, the state of equilibrium in a reversible reaction can be approached from either side, whether we start from reactant or product. Number three, a catalyst does not change the equilibrium position and equilibrium constant of the reaction. It helps to attain the equilibrium early. Number four, the value of equilibrium constant does not depend upon the initial concentration of reactant, rather it is constant and depend on temperature only. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है बेटे, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इनके करेक्टर्स हैं, ये हमने पढ़ना है। नंबर वन करेक्टर क्या है कि किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या, जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। नंबर टू में आपने क्या पढ़ाया कि जो इक्विलिब्रियम बेटे स्टेट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो किसी भी डायरेक्शन से शुरू हो, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो, चाहे वो आपका फॉरवर्ड हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, ठीक है। रिएक्टेंट से शुरू हो रहा हो, प्रोडक्ट से शुरू हो रहा हो, तो उस पे जो है आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। इट डजेंट मैटर कि अप्रोच कौन सी है, कौन सी साइड से आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नंबर थ्री पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करेंगे, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शन ही की बात करेंगे बेटे। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है तो कैटालिस्ट जो है वो उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कैटालिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करना है उसने, लेकिन उसके इक्विलिब्रियम को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे, लास्ट करेक्टर क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है बेटे वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मैंने क्या कहा, देखो जितने भी रिएक्टेंट हैं, कोई भी सपोज ए और बी रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, COD बना रहे हैं। ए और बी की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो इक्विलिब्रियम उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटे रिएक्टेंट्स की, उनका इम्पैक्ट नहीं है किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर का इम्पैक्ट हम लोग डिटेल से इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया। तो ये चार हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के, ठीक है। इसके अलावा
2-3 और करेक्टर्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 5 में आप लोग लिख सकते हो कि क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है कब, वो भी इसका करेक्टर है कि इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब आपका कंटेनर क्या होगा बेटे, क्लोज होगा। क्या होगा? कंटेनर क्लोज होगा। 6 पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 5th में आपने क्या लिख दिया कि इक्विलिब्रियम जो है वो कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, जब आपका कंटेनर क्लोज होगा। 6 पॉइंट पे आप लोग क्या लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलेंगे बेटे, बहुत इजी टॉपिक है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 8.7 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक 8.7 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई बेटे? 2 टाइप्स आ गई। पहली टाइप कौन सी है? होमो इक्विलिब्रियम। An equilibrium system in which all of the reactant and product in the same phase, the following are example of homogeneous equilibrium. Heterogeneous क्या है? An equilibrium in which reactant and product are in more than one phases is called heterogeneous equilibrium. सिंपल है, क्या आपको बता दिया है कि हमने इक्विलिब्रियम को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटे। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास होमो और एक कौन सी है हमारे पास? हिट्रो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो मीन सेम, हिट्रो मीन डिफरेंट। वो इक्विलिब्रियम जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, या तो गैस में होंगे रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, या वो सॉलिड में होंगे या वो लिक्विड में होंगे। यानी कि इन शॉर्ट बेटे, जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? इस तरह के इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। लेकिन अगर आपका इक्विलिब्रियम जो है ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 डिफरेंट फेजेस में होंगे, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे? हिट्रो कहेंगे। हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, मैं कैसे आपको समझाऊंगी। आप लोग देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? होमो। होमो में मैंने आपको क्या पढ़ाया? एग्जाम्पल इसकी लेते हैं हम, N2 3H2 और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। डबल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास क्या बनेगा? अमोनिया। ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है। अब देखो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट दोनों के फेज क्या है? सेम है, दोनों की गैस है, इसका मतलब है सेम फेज हुए। ऐसा इक्विलिब्रियम सिस्टम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेजेस सेम होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल है इसकी 2SO2। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है? इसमें हम लोगों ने क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? SO3। इन तीनों के फेजेस भी क्या हैं? गैस हैं, तीनों के सिमिलर फेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी हमारे पास क्या आएंगे? होमोजीनियस आएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, CH3COOH, और इसमें हम लोग अगर इथाइल एसीटेट डालें, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटे? ये बनेगा CH3COO, ये इधर चला जाएगा, C2H5, साथ प्लस क्या आ जाएगा? H2O। ये तमाम के तमाम किस फेज़ में है? दे ऑल आर इन लिक्विड फेज़। तो इसका मतलब है इनके फेजेस भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? होमो हो जाएंगे। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की। ये आपने लाजमी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपके पास क्या बनेगा? CaO और साथ CO2। CO2 किस फॉर्म में है? गैस फेज में है, ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में। अब रिएक्टेंट का फेज़ कुछ और है, प्रोडक्ट का फेज़ कुछ और है, यानी कि इनके फेजेस जो हैं वो सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो मोर देन वन फेज हों, यहाँ पे 2 फेजेस इन्वॉल्व हो गए ना, एक गैस है एक सॉलिड है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कहते हैं। दूसरी एग्जांपल हम इसकी क्या लेते हैं? कार्बन प्लस वाटर। ठीक है, वाटर किस में? अगर गैस में लो तो आपके पास क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस फॉर्म है, और साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म है। अब यहाँ पे भी देखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3 आयरन प्लस H2O, हमारे पास क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2, 4H2। ये गैस फॉर्म,
ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा बेटे, ये भी गैस फॉर्म है और ये भी सॉलिड फॉर्म है। इस रिएक्शन में भी दो फेजेस इन्वॉल्व हैं, एक सॉलिड और एक गैस। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो मोर देन वन फेज में हों, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस कहते हैं। तो बेटे ये होमोजीनियस की एग्जांपल्स हैं, ये हिट्रोजीनियस की एग्जांपल्स हैं। ये आपने अच्छी तरह से करनी है, और इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपके पेपर में अक्सर डिफरेंस आते हैं बेटे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। मैं आपको होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के डिफरेंसेस राइट करवाने लगी हूँ। आप लोग मेरे साथ बेटे इसके डिफरेंसेस राइट करो कि इन केस अगर आपके पेपर में आए तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग इजीली जो है इसको राइट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसको राइट करो। मैं आप लोगों को बेटे होमो और हिट्रो के डिफरेंसेस राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट एज़ यूजुअल, जिस तरह हमेशा हम लोग यहाँ पे लेबल कर लेते हैं कि ये होमो है, ये हिट्रो हैं, इसी तरह से बेटे आप लोग यहाँ पे भी मेंशन करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, डिफरेंसेस लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी होमोजीनियस, EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लेती हूँ, होमो हेट्रोजीनियस। ठीक है, GENOUS, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम। क्लियर, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं हमेशा उन्हीं चीज़ के डिफरेंसेस आपको लिखवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होते हैं और चांसेस होते हैं कि वो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, नंबर वन डिफरेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इनकी डेफिनेशन ही लिखेंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, इन विच, सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं, इन अ सिस्टम all the reactant and products are in same phase. ठीक है, PHASE is called homogeneous. Homogeneous equilibrium. क्लियर, दूसरी साइड पे आप लोग क्या लिखोगे, इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज। ऐसे मैंने अभी समझाया ना आपको, इज कॉल्ड heterogeneous equilibrium. क्लियर, ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। नंबर टू हम क्या यहाँ पे राइट कर लेते हैं, नंबर टू पे हम मेंशन कर लेते हैं all components are right during the expression of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, कैन बी इग्नोर ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है बेटे, ये लिख लो।
फिर हम इसमें यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास, मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिखवाती हूँ कि इनके लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। एक्सप्रेशन या सिंपल आप लोग के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी इसके लिए मैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ ना मैं आपको, जैसे हम इसको राइट करेंगे N2, ये एग्जांपल मैंने आपको भी करवाई भी थी। अमोनिया, या गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, तो इसकी Kc की वैल्यू मैं कैसे राइट करूँगी, हम राइट करेंगे अमोनिया स्क्वायर, 2 है ना, तो 2 का मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे N2, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे H2, और इस 3 को हम ऊपर ले आएंगे। जबकि यहाँ पे आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे राइट करोगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे हम लोग, मैं आपको बताती हूँ। और एग्जांपल के तौर पे हम क्या एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2, ये गैस फेज़ में है, ये सॉलिड फेज़ में है, और ये भी सॉलिड फेज़ में है। तो यहाँ पे अगर मैं Kc की वैल्यू राइट करूँगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ CO2, इसको आप लोग मेंशन करोगे जो डिफरेंट है, ये दोनों सॉलिड में है और ये क्या है, ये गैस फेज़ में है। क्लियर हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ के लिए यहाँ पे क्या है कि जो स्पीशीज विल बी कंसिडर्ड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ओनली गैसेस, यहाँ पे सिर्फ गैस के लिए हम मेंशन करेंगे, बाकियों के लिए मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी स्पीशीज है ना, आल स्पीशीज विल बी कंसिडर्ड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज दे आर गैसेस, सारी की सारी गैसेस हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वही है जो मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ है यहाँ पे भी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। इसके अलावा भी बेटे हम इसके बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। हम आगे इसकी जो हैं 2-3 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नंबर 4 पे आप लोग इसकी क्या लिखोगे, एग्जांपल्स लिखोगे, ठीक है। एग्जांपल्स इसकी पहली तो हमने वही लिख ली ना, अमोनिया वाली, वो तो मैंने लिखवा दी है। इसके अलावा मैं कुछ और लिखवा देती हूँ जो आपकी बुक में भी हैं, हम कोशिश करते हैं वही लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी हैं। 2SO2 प्लस O2, आपके पास क्या बनेगा, 2SO3, और इसका फेज़ क्या है बेटे, गैस है। इसका फेज़ क्या है, ये चीज़ ऑन लोग, ये भी गैस है और ये भी गैस है। और एक और एग्जांपल भी हम लोग लिख लेते हैं, आपकी बुक में वो भी गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है उसको भी मैं बता देती हूँ। एसिटिक एसिड वाली जो थी ना, एक और भी एग्जांपल बल्कि इसकी है, मैं आपको बताती हूँ। 3+HCN, हमारे पास क्या बनता है बेटे, ये कॉम्प्लेक्स एक बनता है स्ट्रक्चर HCN। ये वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ना भी याद करोगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी पेपर बुक वाली याद कर लेना। ये भी एक्वस सोल्यूशन है एंड दिस इज़ आल्सो एक्वस सोल्यूशन। क्लियर। और जो आपकी बुक में एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी आपकी बुक में, वो कौन सी दी थी, वो दी हुई थी हमें एसिटिक एसिड वाली, वो भी हम लिख लेते हैं। CH3COOH लिक्विड फॉर्म में था, प्लस हमारे पास क्या था, C2H5OH, ठीक है, ये भी लिक्विड फॉर्म में था। और ये रिएक्शन इधर हम बाकी पूरा करते हैं, पूरा नहीं आया इधर। CH3COO C2H5, ये भी किस में था, लिक्विड फॉर्म में था। साथ आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास वाटर बेटे बन गया। ये OH और ये H कंबाइन होके क्या बना दिया, वाटर में। और वाटर भी किस फॉर्म में है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में। ये किसकी एग्जांपल्स होगी हमारे पास, होमोजीनियस की। अब हम बात करते हैं हिट्रोजीनियस की एग्जांपल्स की, ठीक है। इसकी एग्जांपल में पहले तो ये तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
आपकी बुक वाली एग्जांपल लिख लेती हूँ पहले मैं यहाँ पे। C सॉलिड में प्लस H2O गैस फेज में, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आपके पास क्या बन गया, CO और साथ क्या बना, H2 बेटे, ये गैस फेज में और ये गैस फेज में। फिर एक रिएक्शन है आपका 3Fe प्लस 4H2O, क्या बनेगा हमारे पास, Fe3O4 प्लस 4H2, ये गैस फेज में, ये सॉलिड फेज में, ये भी गैस में और ये भी किस में हमारे पास बनेंगे, सॉलिड में बनेंगे। ठीक है, कोई एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और अपनी तरफ से इजी सी एग्जांपल करवा देती हूँ। Ag प्लस ये एक्वस की एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। जैसे मैंने ये भी आपको करवाई थी तो मैं इसीलिए आपको डिफरेंट एग्जांपल करवा रही हूँ। हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और ये किस फेज में है, ये लिक्विड में बनेगा। ठीक है, ये बेटे मैंने आप लोगों को क्या राइट करवाया, मैंने आपको होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो डिफरेंसेस थे मेन वो आपको राइट करवाया। हमने यहाँ पे क्या राइट किया, पहला डिफरेंस जो था वो इसकी डेफिनेशन ही थी कि इन अ सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो सेम फेज में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। हिट्रो में हमने क्या राइट किया कि इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो मोर देन वन फेज में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर मैंने क्या लिखवाया आपको कि ऑल कंपोनेंट्स आर राइट ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो बेटे आपने तमाम के तमाम एक्सप्रेशन जो हैं तमाम के तमाम कंपोनेंट्स लिखने हैं। तमाम कंपोनेंट से क्या मुराद है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा, देखो ये क्या थे, ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, लेकिन जब मैं इसको कांस्टेंट लिखूंगी कि क्या है, फिर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या का साइन है ना, तो इसमें मैं रिएक्टेंट को भी शो करूंगी और प्रोडक्ट को भी शो करूंगी। यही चीज़ मैंने ऊपर राइट की है कि ऑल कंपोनेंट, तमाम के तमाम कंपोनेंट, चाहे वो रिएक्टेंट हो या वो प्रोडक्ट हो, जब हम अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे तो सबको राइट करेंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में बेटे सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉलिड को या लिक्विड को जो है हम किसी एक फेस को लिखते हैं और एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आगे आपको दी है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया। सिर्फ जब लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो हमने एक फेज को राइट किया और बाकी दो को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इज डेट क्लियर, समझ आई है इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल स्पीशीज, इसमें क्या होता है कि जो सारी की सारी स्पीशीज़ होती हैं उनको हम नहीं लिखते, सिर्फ जो गैस फॉर्म में होती हैं उनको हम राइट करते हैं, जो सिर्फ गैस में होती हैं उनको सिर्फ हम राइट करते हैं। क्लियर है, इसको कैसे राइट करते हैं, कॉमन एग्जांपल पहले मैंने आपको दी एक, फिर एग्जांपल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको राइट करके दिखा। N2 + 3A2 हमारे पास क्या बना, अमोनिया बना। जब इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, KC, ऊपर हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिए, नीचे हमने क्या लिख दिए, रिएक्टेंट लिख दिए। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे तमाम के तमाम कंपोनेंट सेम फेज में थे, इसलिए हमने क्या किया कि तमाम कंपोनेंट्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने राइट किया। जबकि इस केस में जब हम हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को राइट करेंगे, कॉमन एग्जांपल मैंने क्या लिखी, CaCO3, आपके पास प्रोडक्ट क्या बने, CaO और CO2। ये कौन से फेज में था, सॉलिड में, और ये कौन से फेज में था, सॉलिड में, और ये किस में था, गैस में, यानी कि मोर देन वन फेज थे, दो फेज आगे। तो इस तरह की जब आपके पास हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगी तो हम हर स्पीशी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मेंशन नहीं करते, राइट नहीं करते। ओनली गैसेस, वो चीज़ें, वो इक्विलिब्रियम्स एक्सप्रेशन जो गैस फॉर्म में होती हैं, हम सिर्फ उनको राइट करते हैं, उनको शो करते हैं। यहाँ पे गैस में कौन सी आई है, CO2, तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जब लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, तो सिर्फ उसको हम शो करेंगे स्पीशी को जो गैस फेज में होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या शो किया, CO2 फेज शो किया। क्लियर हो गया बेटे। उसके बाद इन द एंड हमने क्या डिफरेंस लिख दिए, हमने लिख दिए बेटे इनके एग्जाम्पल्स।
इनकी एग्जाम्पल्स तीन तीन, पहली एग्जाम्पल और ये लास्ट एग्जाम्पल और ये जो ऊपर भी लिखी है, ये तीनों एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपकी बुक वाली हैं जो ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ। हमने जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैंने अलग से आप लोगों को दी। देखो इसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ये इन दोनों का, और आपके पास क्या बना है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बना। इसी तरह बेटे हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की भी जो पहली एग्जाम्पल है, और जो आपके पास ऊपर CaCO3 वाली एग्जाम्पल ही मैंने आपको दी है, फर्स्ट सेकंड और जो ऊपर वाली एग्जाम्पल्स है, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपकी बुक में से मैंने दी हैं जो ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लास्ट एग्जाम्पल आपको मैंने खुद से लिखवाई है ताकि आपका फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में भी होगी तब भी क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसे होगा और होमो ऐसे होगा। होमो में क्या हुआ कि तीनों का फेस सेम है, और यहाँ पे हिट्रो में तीनों का फेस डिफरेंट है। ये दोनों एक्वस हैं और ये दोनों, ये क्या बन गया आपके पास, लिक्विड बन गया। क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने आज कंडीशंस पढ़ी इक्विलिब्रियम की, हमने इक्विलिब्रियम के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी, मैंने आपको टाइप्स भी पढ़ाई, और इन द एंड मैंने दोनों टाइप्स के डिफरेंसेस भी बेटे आपको राइट करवाए। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतार लेने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।